हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं हमारे सेकंड वाले टॉपिक के बारे में, जिसमें कि दो चीज़ों के बीच में, दो ट्रांजैक्शंस के बीच में काइंड ऑफ कंपैरिजन जो है वो करने की बात अपन कर रहे हैं। कौन सा एक तो बोले आपका हो गया सेल। सब बोले सेल के बारे में तो सारी बातें जो है वो अपने दिमाग में पहले से क्लियर है। जिसमें क्या बताया गया कि जो बंदा बेच रहा होगा उसे सेलर कहा जाता है, जो बंदा परचेज कर रहा है उसे बायर कहा जाता है। सब बोले यहां से आप क्या दोगे, गुड्स सामने वाले को दोगे, और जो बंदा बाय करने वाला होगा वो पैसा जो है, मनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यहां पे थी कि पैसा जो है वो बोले सामने वाला क्या करेगा, पे करेगा। लेकिन कुछ बोले अदर टाइप के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें बोले कॉमोडिटी सामने वाले से इसके पास में जाएगी, बदले में पैसा जो है वो भी बोले आ रहा होगा, लेकिन आप उसको ना सेल का नाम नहीं दे पाओगे। बोले अच्छा सर, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक ट्रांजेक्शन की बात की गई है, नाम दिया गया है हायर परचेज एग्रीमेंट। कभी आपने 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में इसको अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, जब आपने हायर परचेज के बारे में जो है वो बात करी होगी। सर यहां बोले हायर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किराए से लेना या किराए से देना। ठीक है सर, परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, अभी ध्यान से भाई साहब, मैं तो हूं नौसिखिया, बोले मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, आगे कंटेंट क्या आएगा, लेकिन सर बोले मुझे ना थोड़ा सा पढ़ना जरूर आता है। यहां अगर आप इस एग्रीमेंट के बारे में बात करोगे तो परचेज वर्ड बाद में लिखा हुआ है और हायर वर्ड पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? बोले पहले ये लगा लो कि आपके पास जो सामान है ना, ये बोले किराए से आपने लिया हुआ है, और आगे चल के इसी किराए को बोले इंस्टॉलमेंट के तरीके से आप अभी से मान के चलिए, और आगे चल के जब आप 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में लगभग पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर चुके होंगे, कितना, जितने की बोले वो चीज आती है, राइट? तो ऐसा मान लीजिएगा कि आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आप चाहो तो ये चीज को परचेज कर लो, और चाहो तो बोले छोड़ के चले जाओ। गॉट द पॉइंट? जब तक आपको इसे किराए के तौर पे एंजॉय करना है, किराए के तौर पे एंजॉय कर लो, और आखिरी में अगर आपको लगता है कि इसे मैं खुद के ही पास रखना चाहता हूं, मैं इसे परचेज कर लेना चाहता हूं, तो वैसा कर लो, और नहीं तो फिर छोड़ दो। बोले आप ये समझ में आया? तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, सेल जो था इसमें हम बात कर चुके थे पूरा का पूरा, लेकिन अगर मैं हायर परचेज एग्रीमेंट के बारे में बात करूं तो इसे बोले ना ही तो सेल कहा जा सकता है, राइट? एक्चुअल सेल बोले इसको बोला नहीं जा सकता है। ये बोले एक ऐसा एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें कि ओनर ऑफ प्रॉपर्टी जो है गिव्स इट ऑन किराया on a promise by the hirer to pay a certain number of installment or the specified amount of the money as a hire charges, and the owner gives the hirer an option either to return the article or to become owner of it by paying all the installments of the hire। 2 साल के बाद, कई बार सर अगर आप बोलते हैं कि यार मुझे ना मर्सिडीज गाड़ी जो है वो परचेज करनी है, लेकिन बोले यार मेरे पास में उतना पैसा नहीं कि मैं उसको परचेज कर पाऊं, तो अभी आपने क्या सोचा कि मैं उसको किराए पे ले लेता हूं। किराया कितना? बोले महीने का 20,000 रुपए का उसका किराया होगा। ठीक है, ये किराया बोले अगर मैं साल भर के हिसाब से पे करूं तो 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपए का आपका किराया जो है वो बोले साल भर का आप पे कर रहे होंगे। और सर यही किराया मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने 10 साल के लिए पे किया, तो 24 लाख रुपए जो है वो बोले आपने पे कर दिया। बट एट द सेम टाइम सोचने वाली बात यह है कि 10 साल अगर कोई गाड़ी की बात अगर आप कर रहे हैं, अगर कोई गाड़ी 10 साल चल चुकी है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो गाड़ी जो है वो आपकी डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, उसकी वैल्यू जो है वो कम आ चुकी होगी, हाँ या ना? बोले हाँ सर, एकदम सही बात बोल रहे हो आप। अब पॉइंट ऐसा है कि पहली बात तो गाड़ी भी डेप्रिशिएट हो चुकी है, और दूसरी बात ये कि कोई बंदा अगर 10 साल किसी गाड़ी को चला चुका है तो काइंड ऑफ उसका कनेक्शन जो है वो भी बन सकता है भाई साहब, कि यार इसी गाड़ी में मेरा बच्चा जो है वो स्कूल जाता था, इसी गाड़ी से मैं पहली बार अपने ऑफिस गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो बंदा होगा ओनर, वो आपसे क्या कहेगा आखिरी टाइम पे आगे, यानी कि 11वें साल में, कि भैया या तो ये गाड़ी को आप मुझे वापस कर दो, छोड़ दो ये गाड़ी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट आपकी पूरी हो चुकी है, या फिर जो आपका बचा हुआ थोड़ा बहुत पैसा होगा, तकरीबन बोले एक काम करो 6 लाख रुपए जो है ना वो बोले आप पे कर दो लमसम। 24 लाख जो होता है आप ऑलरेडी पे कर चुके हो पिछले 10 साल में, 6 लाख और पे कर दो, कुल मिला के 30 लाख हो जाएंगे, और आप इस प्रॉपर्टी के क्या बन जाओ, ओनर बन जाओ। ये ध्यान से भाई साहब, जब 10 साल पहले यानी कि आज के डेट में कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, तो क्या आज के डेट में आपने प्रॉपर्टी बेच दिया क्या सामने वाले को? आपका जवाब आएगा नहीं सर,
मैंने बेचा नहीं है, क्या किया है, किराए पे दिया है। बेचने का डिसीजन कब हो रहा है, बाद में जाके हो रहा है, और वो भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद खरीदना ही है ना, ऑप्शन दिया गया है कि चाहो तो परचेज कर लेना और चाहो तो मेरे को वापस कर देना। ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। तो चलिए डिफरेंस क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल अगर हो रहा है तो बायर जो है उसके पास में अधिकार आ जाता है, राइट इन रेम, ठीक है। बट अगर हायर परचेज किया होगा तो ध्यान से सुनिएगा, द ओनरशिप पासिस टू द हायरर व्हेन ही पेज ऑल द इंस्टॉलमेंट ऑफ द हायर, उसके पहले नहीं आएगा, राइट। मतलब अगर ये 10 साल के टाइम पीरियड में गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता है तो जो मालिक था ना, ओनर जो था, उसी का नुकसान माना जाएगा। जो हायरर होगा, जिसने किराए पे गाड़ी लिया है, वो बोले नुकसान में माना नहीं जाएगा। यहां पे ये ध्यान से सुनिएगा सर, क्या सर, बोले अगर मैं इस एग्रीमेंट के अंदर बात करूं तो बोले जो बंदा गाड़ी का मालिक है, ओनर, और जो बंदा किराए पे ले रहा है उसे कहा जाएगा हायरर, ठीक है। हायरर जो है वो क्या करेगा, रेंट पे करता रहेगा, जिसको आप यहां पे इंस्टॉलमेंट्स का नाम दे रहे हैं, और बदले में जो ओनर होगा वो अपनी चीज को, जो भी चीज होगी, मे भी कार हो सकती है, कोई और भी चीज हो सकती है, ये क्या करेगा, सामने वाले को इस्तेमाल करने के लिए देगा। अभी ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, सर जब सामने वाले को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है तो इस आर्टिकल का जो मालिकाना अधिकार होगा वो तो ओनर के पास में रहने वाला है। मतलब दिस इज द पर्सन हु हैव राइट इन रेम। दुनिया के अगेंस्ट में अधिकार किसके पास में है, ओनर के पास में, राइट। लेकिन सिर्फ ये बंदा क्या कर रहा है, उसका यूज कर रहा है सर। तो कल को जाके अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, इसका अधिकार गया। कल को जाके अगर हायरर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हायरर का जो रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, क्या वो इस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है क्या, नहीं ना साहब। हायरर इंसॉल्वेंट हुआ है, ओनर थोड़ी इंसॉल्वेंट हुआ है। प्रॉपर्टी ओनर की है, हायरर की प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसको लेने की बात कैसे कर सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये समझ में आया, बोले ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट सर, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट ध्यान दीजिएगा हायर परचेज में 2 एग्रीमेंट्स होते हैं सर। कौन से, एक आपका रहेगा बेलमेंट। क्या सर, ये क्या चीज बताई आपने, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, यहां पे एक नया टर्म जो है वो आप लोगों के सामने आ रहा है, और टर्म क्या दिया गया, बेलमेंट, ठीक है। बेलमेंट एग्रीमेंट, शायद इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया है, लेकिन नहीं भी बताया तो अपन यहां पे बात कर लेते हैं। सर देयर इज अ पर्सन जिसका नाम है मान लीजिए मिस्टर ए, एंड देयर इज अ पर्सन जिसका नाम है मान लीजिए मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए के पास में कोई तो भी एक प्रॉपर्टी है, और मिस्टर ए जो है, मैंने आपको बताया था, शायद मैंने डॉग का एग्जांपल आपको दिया था, मैंने कहा मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है जो कि है मेरा डॉग, ठीक है। और मैं बोले आउट ऑफ टाउन जा रहा हूं एक हफ्ते के लिए, तो मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को बोले आपके पास में क्या करके जा रहा हूं, रख के जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझा के जा रहा हूं। अब यहां पे कोई और प्रॉपर्टी आप लगा लीजिए, मिस्टर ए जो है अगर वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी और इंसान के पास में दे के जा रहा है, बोले आप ये प्रॉपर्टी अपने पास में रखिए, ठीक है। रखने के लिए दिया है भाई साहब, फॉर सम टाइम, ओनर बना दिया क्या, नहीं नहीं नहीं, रखने के लिए दिया है, उसका कारण जो भी होगा, ठीक है। क्या करने के लिए दिया है, रखने के लिए दिया है, क्यों, फॉर एनी रीजन। अभी ध्यान से, इसका कारण जो है वो कुछ भी हो सकता है मैंने प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास में गिरवी रखा होगा, हो सकता है मैंने प्रॉपर्टी जो है वो आपको यूज करने के लिए किराए पे दिया होगा, और व्हाटएवर द केस में भी, राइट। सब बोले किराए पे दिया है वो अलग बात है, लेकिन साथ में रखने को भी दिया ना, तभी तो यूज कर पाओगे। अगर मेरी प्रॉपर्टी आपके पास में होगी नहीं तो आप यूज कैसे करोगे, ये समझ में आया, ठीक है साहब। अब यहां पे गौर फरमाइएगा कि जो बंदा यहां रखने को दे रहा है, यानी कि जो बंदा प्रॉपर्टी का एक्चुअल में मालिक है, राइट, उसे इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है, रखने के लिए जब आपने दिया तो इसे कहा जाता है बेलमेंट करना। जो बंदा यहां पे रख रहा है उसे आप बेलर का नाम दोगे, क्या नाम दिया जाएगा, बेलर कहा जाएगा, राइट। जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी और के पास में रख के जाता है उसे बेलर कहते हैं। एंड सर
यहां पे ये जो बंदा आपका होगा जिसके पास में प्रॉपर्टी को रखा गया है, इसको बोले आप नाम क्या दे सकते हैं, बेली। क्या नाम देंगे इसको आप, बेली नाम जो है वो बोले आप इसको देंगे। अब सर चूंकि यहां पे पर्पज जो है वो है हायर परचेज, ठीक है, तो यहां मिस्टर बी को आप एक नाम और भी दे सकते हैं, और वो हमने क्या दिया था, सबले हायरर। ये समझ में आया। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, क्या सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर बी को ना कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को अपनी कार दी, और कार देके मिस्टर ए ने कहा यार मुझे 20-30 लाख रुपए दे देगा क्या। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा मुझे 20-30 लाख रुपए दे देगा क्या। तो ये ध्यान से सुनिएगा सर, अगर कोई पैसा लेने के लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हो, तो जो बंदा गिरवी रख रहा है उसे प्लेजर कहा जाता है, और या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं पॉनर, या तो बोले आप इसको प्लेजर कह सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको पॉनर का नाम जो है वो भी दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जिसके पास आपके सामान को गिरवी रखा गया है, आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं प्लेजी, ठीक है, और या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं पॉनी। ये समझ में आया। एंड सर जो चीज आपने गिरवी रखी है, अगर देने का जो कारण आपका था वो था गिरवी रखना, कारण क्या था, गिरवी रखना, अगर ये कारण था तो इसे कहा जाता है प्लेज करना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी और के पास में रखा जा रहा है, जैसे गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो आपने किसी और के पास में रख दिए, ठीक है, तो इसे कहा जाता है गिरवी रखना, प्लेज करना। गॉट द पॉइंट। बट प्लेज में भी क्या मैं कह सकता हूं कि बेलमेंट रहेगा सर, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास नहीं बल्कि सामने वाले बंदे के पास रखी गई है। ये समझ में आया क्या। तो ध्यान से भाई साहब क्या बोला गया यहां पे कि हायर परचेज में 2 एग्रीमेंट होंगे, पहला एग्रीमेंट ऑफ बेलमेंट, आपकी प्रॉपर्टी उसके पास में रहेगी, एंड दूसरा एग्रीमेंट टू सेल सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, राइट। इसे एब्सोल्यूट सेल मत बोलिएगा, इसको आप नाम क्या दे सकते हैं, कंडीशनल सेल। कौन सा सेल भाई साहब, कंडीशनल, मतलब सर एक कंडीशन लगा दी साथ में कि अगर आप सारा पैसा पे कर देते हो तो प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो बोले मैंने किसको बना दिया, आपको बना दिया, एज सिंपल एज दैट। ये समझ में आया, ठीक है सर। दूसरा पोजेशन ऑफ गुड्स, सर अगर मान लीजिए सेल की बात करते हैं तो पोजेशन ऑफ द गुड्स में रिमेन विद द सेलर ऑल्सो। वैसे तो बोले बायर के पास जाना चाहिए, वैसे तो बायर के पास जाना चाहिए, लेकिन कई बार कैसा होता है कि सेलर ने कहा 2 दिन के बाद मैं आपको दे दूंगा, या सेलर ने कहा यार मुझे ना पैसे की सख्त जरूरत है, मैं अपनी कार को बेच रहा हूं, लेकिन मैं ना आपकी कार को यूज करना चाहता हूं, ड्राइवर का काम मैं करूंगा और उससे बोले मैं पैसा कमाऊंगा और पैसा कमा के मैं तुमको पैसा चुका दूंगा। प्रॉपर्टी आपकी है, बोले ओनरशिप आपकी ही है, मैंने कार जो है वो आपको बेच दी, लेकिन आप ही की कार पे मैं ड्राइवर का काम कर लूंगा। पोजीशन किसके पास में, मेरे पास में, चलेगा, दिक्कत नहीं है। सेलर के पास रहा तो भी चलेगा, बायर के पास रहा तो भी चलेगा, लेकिन मालिकाना हक जो है वो बोले ट्रांसफर आप कर चुके हो। बट अगर मैं यहां पे बात करूं, जिसको किराए पे आपने प्रॉपर्टी दिया है, पोजीशन तो उसी के पास जाएगा भाई साहब, अदरवाइज वो किराए पे लेगा ही क्यों प्रॉपर्टी को। ये समझ में आया। तो पोजीशन ऑफ गुड्स हायर परचेज में क्या होगा, हायरर के पास में चला जाए, ठीक है। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ पार्टीज, बायर जो है वो यहां पे ओनर होगा, और यहां पे जो हायरर होगा वो क्या होगा, बेली होगा। ये समझ में आया, बेली वाला फंडा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान से देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना मतलब खत्म कर देना। क्या कहता है, द सेलर और बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार अगर आपका सेल हो चुका है, सारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बनाया था, मतलब फ्री कंसेंट था दोनों पार्टीज के बीच में, प्रॉपर ऑफर भी हुआ था, प्रॉपर एक्सेप्टेंस भी हुआ था, ठीक है, जो चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे, इट वाज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड वगैरह, सब प्रॉपर था। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 पार्टीज के बीच में हुआ है, सामने वाले ने पैसा दे दिया, आपने उसको गुड्स दे दिया, बात खत्म हो चुकी है, इसको कैंसिल कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा वो बोले कैंसिल नहीं होता है।
इफ एनीवन डज सो ही इज लायबल टू पे फॉर द डैमेजेस। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, नुकसान की भरपाई जो है वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे अगर मैं हायरर की बात करूं, सर मैंने बोले स्टार्टिंग में आपसे किराए पे कार ली 20,000 रुपए के हिसाब से, साल भर यानी कि साल में 12 बार मैं आपको ये इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करूंगा, ठीक है, मैं पे कर भी रहा था। फिर सडनली एक बंदा मेरे पास में आया, आके मुझे बोला यार पागल है क्या तू? मैं कहा क्यों, क्या हो गया? अरे बोले जिस प्रॉपर्टी पे तू किराया दे रहा है, अगर यही प्रॉपर्टी पे तूने ईएमआई पे किया होता तो प्रॉपर्टी का मालिक तू हो गया होता। प्रॉपर्टी का मतलब अगर तेरे को काम है तो तू उस चीज को काम पे यूज कर भी सकता था, और अगर तू चाहता तो वो चीज को किराए पे भी लगा सकता था, ओला कैब में लगा देता। तेरे को जो कैब होती वो ऑफिस तक छोड़ के आ जाती, बाकी दिन भर कैब जो है वो तेरी घूमती रहती और क्या करती, तेरे को पैसा कमा के देती, प्रॉपर्टी तेरी होगी रहती, जो ईएमआई होता वो भी तरह निकल गया रहता, राइट। तो मैंने क्या किया, 8 महीने आपसे हायर परचेज पे आपकी कार जो है वो ली। 8 महीने के बाद में मैंने कहा नहीं यार ये मेरे को नहीं ना पट नहीं रहा, एक काम करो ले लो आप अपनी कार वापस से, आज के बाद में मैं आपको किराया नहीं दूंगा और आपकी कार जो है वो मैं यूज नहीं करूंगा। बात हो गई खत्म। कर सकते क्या ऐसा? बिल्कुल कर सकते सर, क्या दिक्कत है उस चीज में? जन्म जन्म का साथ थोड़ी जुड़ गया कि नहीं तुमने तो हायर परचेज पे मुझसे कार ली है तो ये बोले जिंदगी भर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, काहे करनी पड़ेगी भैया? ये समझ में आया क्या? चलिए तो ध्यान से। सो बोले हायरर जो होगा यानी कि जिसने कार को किराए पे लिया है उसके पास में ऑप्शन है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द हायर एट एनी टाइम, कभी भी कर सकता है, ठीक है। बट in such a case the owner can retain the installments paid and claim the arrears of installment due। बिल्कुल साहब, अगर मान लीजिए बंदे ने 8 महीने कार का इस्तेमाल किया है, 8 months, ठीक है, तो 8 महीने जो इंस्टॉलमेंट आपने पे किया था, किराया था ना, वो तो रिटेन करेगा ना। आप वो पैसा वापस मांगने की बात कर सकते हो क्या? ना। दूसरी बात, आपको 8 महीने हो गए हैं कार को इस्तेमाल करते हुए, उसमें से 5 महीने का इंस्टॉलमेंट जो था यानी कि 1,00,000 रुपए जो था वो आप पे कर चुके हो, गॉट द पॉइंट। लेकिन अभी भी 3 महीने का बाकी है, मतलब 60,000 रुपए अभी भी आपसे आने बाकी हैं, तो वो पैसा भी सामने वाला बंदा क्या करेगा, क्लेम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने 8 महीने कार को यूज किया है, 3 महीने का इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं किया है, किराया आपने पे नहीं किया है। ये समझ में आया क्या? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स। ये ध्यान से सुनिएगा सर, अगर बोले सेल हो रहा है, अगर उसमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट में मेड करी जा रही है तो उसे क्या माना जाएगा कि गुड्स का जो प्राइस है वो बोले यहां पे किया जा रहा है। मतलब मान लीजिए आप जाते हैं शोरूम में और वहां जाके बोले आपने क्या किया, एक कार को परचेज किया। सो कार का जो प्राइस था वो था बोले 20 लाख रुपए का, उसके लिए आपने बोले मान लीजिए 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जो है वो कर दिया, और कुल मिला के 15 लाख रुपए जो है वो बोले आपको पे करना था, जिसका ईएमआई बना दिया गया। कहा गया कि आप 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पेमेंट करोगे अगले 5 साल के लिए, और आपका ईएमआई जो है वो क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 15 लाख रुपए जो कि कार का प्राइस था आप वही पे करे जा रहे हो, एक साथ देने की बजाय आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। लेकिन अगर मैं हायर परचेज के बारे में बात करूं, ये ध्यान से सुनिएगा, जब तक के आखिरी का वक्त नहीं आ जाता है आप ये नहीं कहोगे कि वो जो इंस्टॉलमेंट है उसमें आप कार का प्राइस पे करो ना, आप क्या कहोगे कि सर मैं आपको यहां पे किराया पे कर रहा हूं, ठीक है। और जब पूरा का पूरा किराया जो होगा, जो इंस्टॉलमेंट होंगे वो पे हो जाएगी, तब ऐसा मान के चल लीजिएगा कि मैंने आपको पूरा पैसा दे दिया, गुड्स का पैसा मैंने आपको पे कर दिया। ध्यान से देखिएगा, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज द हायर चार्जेस फॉर द यूज ऑफ द गुड्स until all the installments are paid and the option to buy is exercised by the hirer। अगर मैं आगे चल के डिसाइड करता हूं कि यार ये प्रॉपर्टी को मैं खरीद रहा हूं, मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, आखिरी में जाके मैंने मना कर दिया, लेके जाओ आपकी प्रॉपर्टी। जो इंस्टॉलमेंट मैंने आज तक पे किया था, किराया था, बोले टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने किराया समझ के आपको पेमेंट कर दिया, रखो बोले आपके पास प्रॉपर्टी, दिक्कत ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको खरीदना चाहता हूं तो जो इंस्टॉलमेंट्स मैंने आपको पहले पे किए थे, जिसको आप किराया समझने वाले थे, उसको आप ये लगा लो कि प्राइस का ही पैसा जो है वो मैंने आपको पे किया। ये समझ में आया? ठीक है सर।
नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ वाला पॉइंट, राइट टू रिगेन द पोजीशन। रिगेन मतलब ओनर जो है वो प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहता है। सेल में एक बात बताओ कि सेलर जो है वो प्रॉपर्टी को रिगेन कर सकता है क्या? नहीं भाई साहब। क्यों? अरे बायर के पास में राइट इन रेम आ गया भाई साहब, बायर के पास में ओनरशिप आ चुकी है। अब जब ओनरशिप उसके पास में जा चुकी है तो आप रिगेन कैसे करोगे उसको? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मैं हायर परचेज की बात करूं, सामने वाला इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहा है, भाई साहब ध्यान रखिएगा, जब तक कि आप ये डिसाइड नहीं करते हो कि आप इस प्रॉपर्टी का सारा पैसा पे करके इसके मालिक बनने चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो इस चीज को, तब तक कि आपके प्रॉपर्टी के मालिक हुई नहीं आप। यानी कि मालिक कौन है? सब मालिक ओनर ही है, ओरिजिनल ओनर, जिसने आपको चीज किराए पे दी है। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे केस में सामने वाला बंदा प्रॉपर्टी का पोजीशन जो होगा उसको क्या कर सकता है? रिगेन कर सकता है। फिर इसके बाद ट्रांसफर ऑफ द टाइटल टू द थर्ड पार्टी। मतलब ये कि सेलर ने बेचा बायर को और बायर उसे किसी दूसरे बायर को बेच रहा है। सेलर ने बेचा बायर को और बायर वही वाली चीज को किसी दूसरे बायर को बेच रहा है। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। क्या? अगर बोले सेल हो रहा है, द बायर कैन ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू द गुड्स टू द थर्ड पार्टी। क्यों? अरे भाई साहब, ये जो बायर था अब ये ओनर बन चुका है और मालिक कुछ भी करे अपनी प्रॉपर्टी के साथ, मैं तीसरे पार्टी को बेच दूं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या यहां ऐसा कर पाएगा क्या? नहीं भाई साहब। अगर मान लीजिए जो ओनर था उसने हायरर को प्रॉपर्टी दी है, तो क्या हायरर ओनर बन गया क्या? नहीं। तो क्या हायरर जो है वो किसी थर्ड पार्टी को गुड टाइटल ट्रांसफर कर पाएगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये समझ में आया? क्यों? अरे भाई साहब, जब प्रॉपर्टी आपकी नहीं है तो आप किसी और को कैसे बेच सकते हो? कोई सेंस है इस बात की? उसे बड़ी लग रही है। ये समझा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। सर सेल जो होगा वो वर्ड्स ऑफ माउथ से भी हो सकता है और या फिर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट से भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है मैंने सिंपली प्रॉपर्टी जो है वो आपको दे दी, बदले में आपसे मैंने पैसा ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया था, खत्म बात। ठीक है। लेकिन अगर हायर परचेज की बात कर रहे हो तो बोले राइटिंग में तो रहेगा ही रहेगा, दोनों पार्टीज का बराबर वहां पे साइन होना चाहिए। एंड इवन मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में विटनेस जो रहेंगे ना उनका भी साइन रहेगा भाई साहब। सबूत भी तो रहना चाहिए ना कि दो पार्टीज के बीच में ऐसा डिसाइड हुआ था करके, और दोनों पार्टीज ने होशो हवास में वो चीज पे अंगूठा लगाया था या फिर साइन किया था। ये सबूत भी तो रहना चाहिए ना, विटनेस गवाह वो होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट। अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो सोगा लगेगा, अगर मैं हायर परचेज के बारे में बात करूं तो अलग से कानून बना हुआ है सर, नाम क्या है? हायर परचेज एक्ट। कब का है? 1972 का है। 42 ईयर्स के बाद में आया था, बोले सोगा के 42 ईयर्स के बाद में। क्या नाम है? हायर परचेज एक्ट, जो कि कब का है? 1972 का। ये समझ में आया क्या? सो दिस विल बी द होल फंडा ऑफ हायर परचेज, राइट। चलिए नेक्स्ट यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगला दो चार और पॉइंट आपके हैं। पहला पॉइंट है एक तो सेल करना और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क एंड लेबर करना। क्या बोला सर? पहले वाला क्लियर है आपके, दूसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क एंड लेबर। इसका एग्जाम्पल बताइए जरा सर, ध्यान से। सो बोले एक ना बंदा था जिसका नाम था मिस्टर ए, ठीक है, और दूसरा बोले एक और बंदा था जिसका नाम क्या था? मिस्टर बी। ये समझ में आया? बोले हाँ सर। अच्छा, मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने एक ना कार परचेज करी। कौन से टाइप की कार है ये पता नहीं, बड़ी कार जो है वो परचेज करी, ठीक है, नई नवेली कार एकदम अच्छी सी 20-25 लाख रुपए की कार जो है वो खरीदी, बोले जिंदगी भर की कमाई लगा के, ठीक है। लेकिन सर बोले मिस्टर ए को ना डर लगता है। क्या? यार बोले जो लोग मुझसे जलने वाले होंगे ना, मेरे रिश्तेदार वगैरह, वो क्या करेंगे जब मेरे घर पे मिलने के लिए आएंगे, कार वार देखने के लिए आएंगे या कभी किसी और ओकेजन पे आएंगे, तो पक्की बात है कि गाड़ी पे चाबी से ऐसे स्क्रैच मार के चले जाएंगे, कभी ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हैं अलग ही अलग टाइप के डिजाइन जो है वो बना के चले जाएंगे।
या फिर दूसरा, धूप में गाड़ी खड़ी रहेगी तो गाड़ी का कलर जो है वो जा सकता है। क्या करूं बोले मैं इसके लिए? तो ऐसे केस में जो आपका मिस्टर ए नाम का बंदा था वो गया मिस्टर बी के पास। सर ये मिस्टर बी कौन है? ये बोले एक ना कार मैकेनिक है। इसके पास में गया और इसने बजा के बताया कि यार मेरे को ना ऐसा ऐसा डर लग रहा है। तो मिस्टर बी ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आपकी जो कार है ना वो बोले आप मेरे पास में लाके दो, इस कार पे मैं सिरामिक कोटिंग कर दूंगा। बोले क्या कर दूंगा? सिरामिक कोटिंग। सर ये क्या होता है? सर ये कोई तो भी एक केमिकल की लेयर होती है जो कि आपके कार के पेंट के ऊपर आ जाएगी, और कल को जाके अगर कोई स्क्रैच मारता है या ऐसा कुछ होता है तो उससे आपका कार जो रहेगा, आपका पेंट जो होगा ना कार का, वो डैमेज नहीं होगा, कुछ हद तक जो आपका सिरामिक कोटिंग था वो डैमेज होगा। बोले वो कर देता हूं। बोले अच्छा। मिस्टर ए ने कहा कितना पैसा लेगा? बोले भाई साहब पूरी कार का अगर करना होगा तो तकरीबन 50,000 रुपए जो हैं वो बोले मुझे आपको देना पड़ेगा, और बदले में मैं आपको क्या करके दे दूंगा? सिरामिक कोटिंग जो है ये बोले करके दे दूंगा। अच्छा अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, क्या मैं कह सकता हूं कि कार दूसरे बंदे को दी जा रही है? कार का जो मालिक है किसको दे रहा है? ऐसे बंदे को जो कि जॉब वर्कर होगा। सर जॉब वर्कर मतलब मेरी कार के ऊपर काम करने वाला। मे बी वो शायद यहाँ पे सिरेमिक कोटिंग करेगा, अदर एक्सेसरीज लगाएगा, पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म वगैरह जो है वो लगा सकता है, एज द केस में भी जो भी काम मेरे को करवाना होगा उसके लिए। ठीक है, मुझे बताओ कि क्या फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं अपनी कार उस बंदे को दे रहा हूं काम करवाने के लिए तो मैं बेलर कहलाऊंगा? हाँ। दूसरी बात, जिसको कार दी जा रही है काम करने के लिए वो यहां पे क्या कहलाएगा? बेली कहलाएगा। एक बात बताओ, क्या मैंने उसको मालिक बना दिया क्या? अरे नहीं ना सर, एक दिन के लिए शायद मैंने उसको गाड़ी दिया है जिसपे उसको क्या करना है, एक पर्टिकुलर काम, जॉब वर्क जो है वो बोले डन करना है। हो सकता है पेंट करना होगा, हो सकता है अदर शाइनिंग का काम वगैरह जो रहता है वो करना होगा, कोई एक्सेसरीज वगैरह जो होती हैं वो लगानी होगी, वगैरह 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 वगैरह। ये समझ में आया? तो क्या मैं इसको सेल बोल दूं क्या? ध्यान से देखिएगा सर, पैसा आ रहा है, सामने वाला काम उसके ऊपर करके दे रहा है। बट एक बात बताओ, क्या ओनर बना दिया क्या आपने उसको? नहीं, ओनर नहीं बनाया। सेल बोलू क्या इसको? नहीं सर, सेल कैसे बोलोगे? इसको सेल बोला नहीं जा सकता है। राइट, चलिए ध्यान से देखिएगा। So बोले a contract of sale of good is one whereby the seller transfer or agree to transfer the ownership। जहां पे भी प्रॉपर्टी वर्ड लिखा होगा ना दिमाग में हिट होना चाहिए ओनरशिप। पोजेशन की बात नहीं कर रहा, पोजेशन दिया या नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता है, क्या चला गया? ओनरशिप चला गया, प्रॉपर्टी आपकी हो गई बोले आज के बाद। ठीक है, इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। हाउस सर 50 बार ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। ठीक है, आगे देखिए। बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर इज वन वेयर बाय वन पार्टी एग्री टू रेंडर द सर्विस। सेरामिक कोटिंग करके दे दूंगा, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगा के दे दूंगा, कोई एक्सेसरीज आपको लगवानी होगी वो एक्सेसरीज मैं आपको लगा के दे दूंगा, और एक्सरसाइज स्किल ऑन द मटेरियल सप्लाइड बाय द अनदर पार्टी। सर इसमें कारपेंटर वाला जो काम होता है वो आ गया। ठीक है, जो आपका गोल्डमैन होता है, गोल्ड का काम जो करते हैं, सुनार वगैरह जो आपके रह गए, ठीक है, वो लोग भी इसके अंदर आ गए सर। जहां पे आपने कुछ आर्टिकल ला के दिया और आपने उसको बोला कि इसमें मुझे सो एंड सो काम जो है वो करके चाहिए। नक्काशी का काम हो सकता है, ऑर्नामेंट्स बनाने का। आपने बिस्किट ले जाके दिया गोल्ड का, बिस्किट देखे नहीं जिंदगी में कैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने बिस्किट ले जाके दिया गोल्ड का और ये कहा कि इससे ना इस स्पेसिफिक डिजाइन की अंगूठी बना के दे दे। गोल्ड किसका है? आपका है। क्या आपने बिस्किट उसको दे दिया तो क्या वो मालिक बन गया क्या? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। ठीक है, चलिए। दस द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर इज एक्सरसाइज ऑफ द स्किल और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। उसमें क्या हो रहा था? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। इसमें क्या हो रहा है? रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज और स्किल्ड लेबर। गॉट इट? बाय अ पार्टी ऑन द मटेरियल सप्लाइड बाय द अनदर। ठीक है साहब। फॉर एग्जाम्पल
when cards and the envelopes are supplied to the printer for printing invitation cards of a marriage ceremony, it is a contract of work and labor. समझा क्या? आपने प्लेन कार्ड जो है वो प्रिंटिंग वाले को ले जाके दिया, आपने कहा भाई साहब इसमें ना ये मैटर छाप दे, हैं? कोई बंदा बकरा, सॉरी किसी का बकरा, सॉरी कोई बंदा शादी कर रहा है, शादी का कार्ड जो है वो छाप दे, बोले ठीक है साहब, तो इसे आप क्या नहीं कहोगे, इसे आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का नाम नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर्टी में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं सर, इस वजह से। ये समझ में आया? ठीक है साहब। बट इफ द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग टू बी सोल्ड, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन जो है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है भाई साहब? बट इफ द सब्सटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग टू बी सोल्ड। सर मतलब, ध्यान से सर, मिस्टर ए जिसके पास में कोई कार वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन मिस्टर ए जो है ना वो बोले जाता है, मान लीजिए किसके पास में, मारुति सुजुकी नाम की कंपनी के पास में, ठीक है, और या फिर आजकल जो बहुत ज्यादा चल रही है टाटा, राइट, तो उस कंपनी के पास में जाता है, उसके डीलर के पास में जाता है, जाके कहता है मुझे कार चाहिए। कितना पैसा लेगा? सामने वाले ने बताया कि सर कौन सी कार आपको चाहिए, उसके हिसाब से 20 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, मान लीजिए जो भी कार आपने सिलेक्ट करी, ठीक है, तो क्या इसे सेल कहा जाएगा? माना कि यहां पे भी सामने वाला बंदा अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को यूज करेगा, अपने स्किल्ड लेबर को यूज करेगा और आपको कार बना के देगा, ठीक है, लेकिन इसको सेल बोलूं? यस सर। क्यों? अरे क्योंकि कार बनाकर आपको बेची जाएगी, आपको उस प्रॉपर्टी में मालिक बनाया जाएगा, ठीक है, ओनरशिप जो है वो आपके पास में आने वाली है। तो सब्सटेंस क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज इन गुड। ये समझ में आया? गुड्स का ओनरशिप जो है वो बोले आपके पास में आने वाला है, तो ये तो सेल ही हो गया ना साहब। ये समझ में? माना कि सिर्फ यहां पे प्रोफेशनल स्किल का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप इसको क्या नहीं कहोगे, इसको आप जॉब वर्क का नाम नहीं दोगे। ये समझ, ये सेल ही कहलाएगा। क्यों? सब्सटेंस क्या है? आपको कोई चीज का मालिक बनाना है, वो चीज बनाकर आपको बेची जाएगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन भाई साहब। चलिए फिर उसके बाद में, फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग ऑफ द फॉल्स टीथ इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बुढ़ापे में जब दांत गिर जाते हैं तो आपको दांत वगैरह जो, मतलब नॉट आपको, आपने शायद अपनी दादी को देखा होगा, दादा को देखा होगा, नाना या फिर नानी को आपने देखा होगा, सारे दांत गिर चुके हैं, खाना चबाना चने चमाने जैसा बराबर हो गया, बोले तो क्या करें ऐसे केस में? नकली दांत जो है वो बनवाने पड़ेंगे, वो बोले अपने को लगवाने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया? नकली दांतों को लगवा लिया, लेकिन मालिक बन गया ना उसके। अगर आपने जो दांत बनवाए हुए थे वो पीले हो चुके थे, उनको सफाई करवाने के लिए दिया होगा तो जॉब वर्क में आ जाएगा, क्योंकि दांत आपके थे भाई साहब, ओनरशिप आपके पास में थी, राइट। लेकिन जब कोई चीज बना के आपको दी जा रही है, आपको उसमें मालिक बना दिया जा रहा है जिसमें पहले आप मालिक नहीं थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही कहलाएगा, आप उसे जॉब वर्क का कॉन्ट्रैक्ट नाम नहीं देंगे। ये समझ में आया? चलिए ध्यान से देखिएगा। सब बोले केस हुआ था ली वर्सेस ग्रिफिन का, आगे का ये नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा। सिमिलरली द सेल ऑफ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफर था, उसने फोटो खींचा, ठीक है, टेकन बाय अ फोटोग्राफर इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अरे सर, एक प्लेन चीज थी, प्लेन कागज था, उस पर आपके चित्र बन गया है, ये चित्र आप लेके जाओ, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा। ऐसा थोड़ी कि आपने कोई पेज मुझे लाके दिया, उस पे बोले मैंने पेज के अंदर कोई तो भी आर्ट मैंने बना दिया, पेज का कोई तो भी आर्ट मैंने आपको बना के दे दिया। अरे अगर कोई ऐसी चीज बनाई जा रही है जिसको बेचा जाएगा बनाने के बाद में, तो उसे सेल कहा जाएगा, उसे जॉब वर्क नहीं कहा जाएगा। सेम ऐसे ही न्यूमैन वर्सेस लिपमैन, ठीक है, उसमें भी ये चीज डिसाइड हुई। हाउएवर आस्किंग अ पेंटर टू पेंट अ पिक्चर, उसे सेल नहीं कहा जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ स्किल। ये समझ में आया? ये किस में कहा गया? रॉबिन्सन वर्सेस ग्रेव्स में कहा गया। अगर फोटो लेके बेच रहा है तो सेल, अगर पेंटिंग बना के दे रहा है तो सेल नहीं कहलाएगा, जॉब वर्क कहलाएगा। ये समझ में आया? डन।
चलिए भाई साहब, लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, सेल एंड बेलमेंट। बता चुका हूं मैं आपको बेलमेंट के बारे में, पूरी बात जो है वो मैं आपको ऑलरेडी यहां पे बता चुका हूं। क्या होता है सर बेलमेंट के अंदर? सब बोले मिस्टर ए नाम का जो बंदा है अपनी प्रॉपर्टी आपके पास में रख के जा रहा है फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से अगर रख के गया होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? बेलमेंट का नाम दिया जाएगा। ये समझ में आया भाई साहब? बोले ठीक है सर, ये समझ में आ गया। देखिएगा यहां पे ध्यान से, सो बोले सेल एंड बेलमेंट इज डिफरेंट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। सबसे पहला ओनरशिप, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, बेलमेंट में बेलर के पास ही ओनरशिप रहेगी। मैंने अपना कुत्ता आपके पास में एक हफ्ते के लिए रखने के लिए दिया, तो क्या आप उसके मालिक बन गए? क्या नहीं साहब, मालिक तो मैं ही रहूंगा। ठीक है। इन सेल द गुड्स आर ट्रांसफर टू द बायर वेयर एज नो चेंज इन द ओनरशिप टेक्स प्लेस इन केस ऑफ बेलमेंट, राइट? देयर इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द बेलर टू द बेली। जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसे बेलर कहा जाता है, जिसके पास में गुड्स आते हैं उसे बेली कहा जाता है, राइट? ठीक है साहब। दूसरा, यूज ऑफ द गुड्स, ये ध्यान से सुनिएगा। सेल अगर हुआ है तो आपका जो परचेजर था, जैसे गुड्स का इस्तेमाल करना है करो। आपको हमने मालिक बना दिया है, आप प्रॉपर्टी को फेंकना चाहते हो फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बेलमेंट किया गया है तो जिस पर्पस के लिए बेलमेंट किया गया होगा आप उस पर वही काम कर सकते हो, उसके अलावा कुछ और नहीं। मैंने आपको गोल्ड का एक कॉइन लाके दिया, मैंने कहा यार इसको ना यूज करके अंगूठी बना, तो आप क्या करोगे? उसका अंगूठी बना के दोगे। कुछ और कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या उसको बेच सकते हैं क्या मार्केट में? अरे कैसे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ओनर थोड़ी उस चीज के। ये समझ में आया? दूसरा, मैंने ना आपके पास में वो चीज को गिरवी रखा है और बदले में मैंने आपसे पैसा लिया है, तो आप उसको पर्सनल चीज के लिए यूज कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। आप सिर्फ उसको अपने पास में रखो, जब मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा तो वो चीज आप मुझे वापस कर दीजिएगा। ये समझा? चलिए, बायर जो है सेल के केस में यूज द गुड्स जैसा उसको ठीक लगे, बट बेलमेंट में बेली कैन यूज द गुड्स ओनली इफ द टर्म ऑफ बेलमेंट अलाउ एंड ओनली एज पर द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न इन द गुड्स। ये क्या कहता है? इन सेल द बायर डज नॉट रिटर्न द गुड्स टू द सेलर, वो वापस देगा नहीं, क्यों? ओनर बन चुका है। बट बेलमेंट में बेलर असली मालिक था, बेलर असली हकदार था, तो जो गुड्स आपके होंगे वो किसको देने पड़ेंगे? बेलर को वापस करने पड़ेंगे। ठीक है। और या फिर जैसा बेलर ने आपको करने के लिए कहा होगा वैसा करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सब प्राइज। अब प्राइज इज पेड इन मनी, अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो, बट बेलमेंट जो है उसमें कंसिडरेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड भी हो सकता है भाई साहब, मेरा नेबर है, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, मैंने कहा यार रख ले, एक हफ्ते की बात है। अगली बार जब एक हफ्ते तू कहीं पे जाएगा और तेरे घर की देखरेख अगर करनी होगी मैं कर दूंगा। कितना पैसा लेके? पैसा काहे को लेंगे यार, दोस्त है अपन, है पड़ोसी है, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ये समझा? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, सेल एंड बार्टर और एक्सचेंज। सर सेल में पैसा यूज होता है, आप गुड्स दोगे बदले में पैसा मिलेगा। बार्टर में सर गुड्स के बदले में गुड्स, आपने गेहूं दिया मैंने चावल दिया, आपने चावल दिया मैंने दाल दी। ठीक है। आपने कुछ और चीज दी होगी, मैंने कुछ और चीज दी, आपने मोबाइल दिया मैंने लैपटॉप दिया, उसे क्या कहते हैं? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। उसको सेल का नाम नहीं देंगे। जहां पे प्राइस इन्वॉल्व होगा वो सेल कहलाएगा, और जहां पे कंसिडरेशन के तौर पे आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी का ओनरशिप मिल रहा होगा उसे बार्टर या फिर एक्सचेंज, दोनों का एक ही मतलब होता है, वो आप सिंपली इसको बोल सकते हैं। ये समझ में आया? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, गिफ्ट। सेम पॉइंट, सेल में प्राइज मिलता है सर, पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। गिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंसिडरेशन के तौर पे यही मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये ध्यान से सुनिएगा, पांचवा, क्या? सेल एंड मॉर्गेज और प्लेज। सर गिरवी रखना। ठीक है। अब ये गिरवी रखने वाला जो फंडा है ये भी मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। ये देखिए, ये रहा, मुझे आपसे पैसा चाहिए था, मैंने कहा यार उधार चाहिए पैसा।
ठीक है, तो ध्यान से, मिस्टर ए नाम का बंदा है और मिस्टर बी नाम का बंदा है। मिस्टर ए के पास में मोबाइल है जो कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन मिस्टर ए को क्या चाहिए था, पैसा उधार चाहिए था। मिस्टर बी ने कहा कि मैं तुमको पैसा जो है वो उधार देने को तैयार हूं, कितना चाहिए, बोले 20,000 रुपए दे दे। ठीक है, बोले देता हूं, लेकिन कोई तो भी ऐसी चीज जो है मेरे पास में क्या कर दो, गिरवी रख दो। ठीक है, तो अगर मोबाइल को यहां गिरवी रखा गया है, राइट, तो इसे आप प्लेज भी बोल सकते हो, और या फिर अगर आप चाहो तो मॉर्गेज भी बोल सकते हो। हालांकि यूजुअली ऐसा होता है कि मॉर्गेज जो है तब यूज किया जाता है जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करो, लेकिन जनरली दोनों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर प्लेज नाम दे रहे होंगे तो जिस बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी को प्लेज किया है आप इसको क्या नाम दोगे, पॉनर, और या फिर आप इसको नाम क्या दे सकते हो, प्लेजर। ठीक है, और जिसके पास प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया है आप इसको नाम दे सकते हो पॉनी। ठीक है, और या फिर आप इसको नाम क्या दे सकते हो, प्लेजी, डबल ई आएगा पीछे, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर बोले आप मॉर्गेज नाम देना चाहते हो तो ध्यान से सुनिएगा, जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा है उसे कहा जाएगा मॉर्गेजर। क्या कहा जाएगा, मॉर्गेजर कहा जाएगा, और जिसको प्रॉपर्टी दिया जा रहा है उसे आप मॉर्गेजी कहा जाएगा। ये समझ में आया। लेकिन एक बात बताओ, क्या प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर कर दी, क्या ओनरशिप दे दिया, क्या नहीं साहब। सर, अगर मैं बात करता हूं प्लेज या फिर मॉर्गेज के बारे में, तो इन दिस थिंग नो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, रादर only an interest is created in the mortgaged property। ठीक है, तो चाहे इसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी बोल दो, और अगर आपको यहां पे बोलना है प्लेज तो प्लेज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो बोले मॉर्गेज प्रॉपर्टी बोल दो, या फिर आप इसको क्या बोल दो, प्लेज्ड प्रॉपर्टी जो है वो भी बोले आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप। और यहां पे ध्यान से भाई साहब क्या कहता है, सब बोले सेल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर मनी पेड और टू बी पेड। ठीक है, लेकिन मॉर्गेज ऑफ द गुड्स मींस द ट्रांसफर ऑफ, क्या बोला गया भाई साहब, इंटरेस्ट। मेरी प्रॉपर्टी में, मेरे गुड्स में मैंने आपके नाम का सिर्फ एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन द गुड्स फ्रॉम द मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी इन ऑर्डर टू सिक्योर अ डेप्ट, ताकि कल को जाके अगर ये पैसा मैं आपको नहीं चुकाता हूं, अगर पैसा नहीं चुकाया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो जिस प्रॉपर्टी को मैंने आपके पास में गिरवी रखा था उसको आप अपनी मान लीजिएगा। सीधी बात, ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। नाउ मॉर्गेजी और प्लेजी गेट्स ओनली द स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, मतलब स्पेशल प्रॉपर्टी इन द सेंस, मतलब यहां पे क्या है, ओनली इंटरेस्ट इन द गुड्स। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट आपका क्रिएट होता है, उसके अलावा कछु नहीं। ये समझ में आया क्या, दैट्स इट भाई साहब। तो यहां पे आपका टॉपिक नंबर 2 जो है वो आपका होता है कंप्लीट। इसका अगर आपको फोटो लेना होगा तो आप ये ले सकते हैं, फिर इसके बाद में अगर ये वाला जो पार्ट है इसका भी अगर आपको फोटो लेना होगा तो ये भी आप ले सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट। चलिए फिलहाल के लिए रुकते हैं यहीं पर, कल के दिन हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, टॉपिक नंबर 3, जिसमें कि इंपॉर्टेंट रहेगा कि सर सब्जेक्ट मैटर यानी कि गुड्स आपके जो हैं वो कौन से रहने वाले, कौन से टाइप के गुड्स आपके हो सकते हैं, और उनमें अगर सेल आपको करना होगा या एग्रीमेंट टू सेल अगर आपको बनाना होगा तो कैसे बनेगा, और प्राइस के तौर पे जो मनी पे किया जाएगा वो कब किया जाना चाहिए, कब किया जा सकता है, कब किया हुआ वैलिड माना जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।